रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों ने ये बातें बखूबी सुन रखी होंगी कि इंसान अगर किसी से प्यार करता है या फिर यूँ कहें कोई लड़की या फिर कोई लड़का किसी से मोहब्बत करता है तो उसे कम से कम अपनी मोहब्बत पर भरोसा होना चाहिए। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि उसके साथ में उसकी जो मोहब्बत है वो कभी गलत नहीं कर सकती, और उसे ये भरोसा होना चाहिए कि जिसके सहारे उसने मोहब्बत के सपने देखे हैं वो इंसान जन्म जन्म तक उसका साथ देगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने ये कहावतें भी सुनी होंगी कि इंसान को अपने फ्यूचर गोल की प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद में उसके लिए उसे जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी उस अचीवमेंट पर पहुंच जाता है जो सपने उसने देखे थे, जो गोल उसे तय करने थे, और उसके बाद में जब वो सक्सेस को हासिल कर लेता है तो उसके बाद में ज़िंदगी के जो मज़े होते हैं वो अलग ही होते हैं। यानी तमाम तरीके की चीज़ें दुनिया में, तमाम तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी को सुनने के बाद में आप लोग इन सारी चीज़ों को कहेंगे कि ये सारी चीज़ें बेवजह हैं, क्योंकि आज की कहानी के अंदर ना कि एक लड़की का कत्ल होता है बल्कि उसके साथ साथ न जाने ऐसे ही कितने मुहावरे, न जाने ऐसे कितनी ही कहावतों का भी कत्ल हो जाता है। तो ये जो घटना है आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी, क्योंकि पिछले दशकों की बात कर लें तो कत्ल के पीछे इस तरीके का मोटिव, इस तरीके का रीज़न शायद 150 साल की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले भी अगर जाएंगे तो इस तरीके का मोटिव आप लोग को नहीं मिलेगा। और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी किसी का इस तरीके से कत्ल ना हो। तो सारी ही चीज़ें बहुत सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 से, और एक देश जो कि काफ़ी जाना माना देश है, इसकी बहुत सारी सीरियल किलर की स्टोरी भी मैंने आप लोग को सुनाई है। इस देश का नाम है रशिया, और इसी रशिया के अंदर एक महिला जिसका नाम नादिया है, उसके परिवार में वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम करीना है। करीना का जन्म होता है साल 1993 में। जो नादिया थी अपनी बेटी करीना के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जो कुछ भी हो सकता था इस नादिया से वो अपनी बेटी के लिए किया करती थी। जो भी उसके सपने रहते थे, जो भी उसकी नीड्स रहती थी, ये सारी फुलफिल किया करती थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटी के लिए कर रही थी। उधर जो बेटी थी ये भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा हसीन थी, इतनी प्यारी कि जैसे मानो छू दो तो दाग लग जाए। इस तरीके की बेटी करीना थी, और धीरे धीरे अब ये भी बड़े होने लगी थी। अब जैसे ही धीरे धीरे करीना बड़ी होती है, बड़े होने के बाद में इसकी जो माँ होती है वो इसका दाखिला यानी इसका एडमिशन स्कूल में करा देती है। और माँ का यही सपना था कि उसकी बेटी करीना दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर पढ़ाई लिखाई में भी नाम कमा ले और पढ़ लिख भी जाए तो उसका बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि बिन बाप की बच्ची है। और ऐसे में बच्चियाँ अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ती हैं तो जो माँ होती है, जो परेशानियों से अपनी बच्ची की गुजर बसर कर कर जैसे तैसे परवरिश करती है, तो माँ भी सोचती है कि बच्ची पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो उसके बाद में उसकी जो गरीबी है उससे वो बाहर निकाल लेगी, और एक तरीके से उसकी जो फ्यूचर वाली ज़िंदगी है, जो बुढ़ापे वाली ज़िंदगी है, वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। इस तरीके के सपने देखते हुए ये जो माँ थी आखिरकार करीना का एडमिशन स्कूल में करा देती है। करीना भी अपने माँ के सारे सपनों को एक तरफ रखते हुए उससे कहीं आगे बढ़ती है। पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, और साथ के साथ स्पोर्ट में भी अव्वल, साथ के साथ सोशल एक्टिविटीज़ जो भी इसकी होती हैं सारी चीज़ों में अव्वल। इस तरीके से करीना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। इस तरीके से स्कूल में इसका बिहेवियर आगे निकल के आ रहा था कि स्कूल के जो टीचर होते थे ये भी करीना की माँ नादिया से उसकी बेटी की तारीफ़ किया करते थे। अब कहीं ना कहीं जब स्कूल के टीचर इस तरीके से तारीफ़ करीना की किया करते थे तो नादिया भी एक बार सोचती कि उसकी बेटी इतनी तेज़ है पढ़ने में। उसको भी कई बार शक हो जाता कि टीचर जो बोल रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं। लेकिन टीचर को भी बहुत ज़्यादा गर्व था करीना के ऊपर, क्योंकि इस तरीके के स्टूडेंट पूरे स्कूल के अंदर कोई नहीं था। करीना जितनी तो देखने में खूबसूरत थी उतनी पढ़ने में खूबसूरत थी, साथ के साथ स्पोर्ट्स में भी उतनी ही अव्वल। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया थी। माँ भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी, जिस तरीके से उसने अपनी बेटी के बारे में सोचा था, उसकी बेटी उससे भी कहीं एक नंबर आगे है। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो माँ नादिया थी इधर उधर काम करती, इधर उधर काम कर कर जो कुछ पैसे लाती, उस पैसे से अपना पेट पालती, अपनी बेटी के जो खर्चे थे वो पूरे करती।
अच्छा, जो नादिया की बेटी थी करीना, उसके भी कुछ ऐसे शौक़ नहीं थे कि जिससे पैसों का ज़्यादा खर्चा हो जाए। ज़्यादा उसकी कुछ नीड्स थी नहीं, ना ज़्यादा कुछ बड़े शौक़ थे। उसको भी पता था कि उसकी माँ इधर उधर काम कर कर कुछ पैसे अर्जित करती है, लिहाजा उसे भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए और अपनी माँ के साथ में उसको कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ओवर खर्चा ना करे। और इसी को देखते हुए करीना भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त बढ़ता है। करीना जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो उसके बाद में जो करीना थी, अचानक से इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि जो करीना थी एक बहुत अजीब सा शौक़ पाल लेती है। दरअसल जो करीना होती है, पढ़ाई के साथ साथ उस समय इसे पोइट्री लिखने का भी शौक़ हो जाता है। जब इसे पोएम लिखने का, कविता लिखने का शौक़ होता है, उसके बाद में तमाम तरीके की कविताएं लिखती है। माँ जब देखती है कि बेटी पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखने लगी है, उसकी जो छाती होती है गर्व से चौड़ी हो जाती है। धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी स्कूल में भी पता चलती हैं। स्कूल में भी इसके काम के प्रति इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और टीचर भी इसके इस बर्ताव से, इसके इस बिहेवियर से, इसकी इस मेहनत से, इसकी इस लगन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और टीचर अक्सर इस नादिया से, यानी करीना की माँ से, ये कहा करते थे कि तुम्हारी बेटी बड़ा होकर कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा नाम करेगी। जब ये बात माँ नादिया सुनती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि बेटी, जिस तरीके से बेटी के बारे में सोचा था उससे भी बेटी कहीं आगे है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, साथ के साथ वो कविताएं भी लिखने लगी है, साथ के साथ स्पोर्ट में भी अव्वल है, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल है। धीरे धीरे जो करीना थी, इसकी जो कविताएं थी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगती हैं। इस वजह से स्कूल में भी इसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, करीना को एक अजीब सी धुन लग जाती है, क्योंकि इस समय करीना को म्यूज़िक की लत लग चुकी थी और ये तरह तरीके की म्यूज़िक अपने जो लैपटॉप था, जो इसके पास चीज़ें थी उसमें सुनती, इसका जो मोबाइल फ़ोन था उसमें सुनती। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, तमाम तरीके की म्यूज़िक ये सुन चुकी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से एक म्यूज़िक पर जाकर ये ठहर जाती है और ये म्यूज़िक इसे इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि अब हर समय ये इस म्यूज़िक के बारे में ही सोचती, हर समय इस म्यूज़िक को ही सुनती। अब जो कविताएं थी ये भी साइड में रख चुकी थी, जो पढ़ाई लिखाई थी ये भी साइड में रख दी थी, स्पोर्ट जैसे भूल ही चुकी थी। अब दिन रात इसके मोबाइल में, इसके कानों में यही आवाज़ गूंजती, जिस म्यूज़िक के बारे में ये सोचती उसी को सुनती। ऐसे ही जो ज़िंदगी थी ये ज़िंदगी कट रही थी और ऐसे ही जो वक्त था ये वक्त गुजर रहा था और नादिया को इसके बारे में बिल्कुल ही खबर नहीं थी। लेकिन जो करीना थी उसके मन में, उसके दिमाग में म्यूज़िक इस कदर हावी हो चुका था कि अब ये सोच रही थी कि ये म्यूज़िक आखिर बनता कैसे है और ये म्यूज़िक आखिर किस तरीके से लॉन्च किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ों पे ये स्टडी करने लगती है। धीरे धीरे इसको ये रियलाइज़ होता है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक अच्छी म्यूजिशियन बन जाए तो दुनिया के अंदर उसका नाम हो जाएगा, लोग उसके बारे में बातें करेंगे, नाम होगा, रुतबा होगा, पैसा होगा। जब ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ती है, सारी ही स्टडी करती है उसके बारे में, अब ये किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगती है जो इसे म्यूजिशियन बना दे, जो इसे म्यूज़िक सिखा दे। और इसी बीच में इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है मैक्सिन, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और जो करीना थी इसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। अब एज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मात्र 4 साल का डिफरेंस, लड़का और लड़की के बीच में 4 साल का डिफरेंस, ये तो आम बात है। जो मैक्सिन था ये नॉर्मल लड़कों की तरह तो बिल्कुल नहीं था। अजीब तरीके के कपड़े पहनता था, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाता था, आँखों के नीचे बड़ा बड़ा काजल लगाता था, दांत अजीब तरीके से बनाता था, ढीले ढाले अजीब तरीके के कपड़े, बालों का ढंग अजीब तरीके से, नाखून काफ़ी बड़े बड़े, गले में बड़ी बड़ी चेन और चेहरे का इस तरीके से मेकअप करता कि जैसे कोई इसको देखे तो ऐसा लगे जैसे साक्षात कोई वैम्पायर सामने आ रहा है। अब अपने आप को एक तरीके से वैम्पायर यानी नर पिशाच, खून पीने वाला व्यक्ति दिखाने की ये कोशिश करता। करीना और मैक्सिन के बीच में ऑनलाइन बात हो रही थी और ये बात इस कदर आगे बढ़ती है कहीं ना कहीं करीना जो थी ये मैक्सिन के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। उसका बोलने का अंदाज़, उसके जो ड्रेसिंग का सेंस था ये उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। धीरे धीरे जब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चैटिंग होती है तो एक दिन मैक्सिन इससे कहता है कि फला जगह एक प्रोग्राम है और तुम इस प्रोग्राम में आओ, इसी बहाने तुम भी कुछ सीख लोगी, साथ के साथ हम लोग मिल भी लेंगे। तो जो करीना थी जब मैक्सिन की ये बात सुनती है तो वो तो एकदम से आपे से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसे एक बहुत बेहतरीन चांस मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। पहली ये कि उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और म्यूज़िक वहाँ पर उसे कुछ सीखने को मिलता। दूसरी चीज़ जो थी उसे मैक्सिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैक्सिन उसे वहाँ पर मिलने वाला था। लिहाजा जो करीना थी अपनी माँ नादिया को बिन बताए
जहाँ पर वो म्यूज़िक फंक्शन रखा गया था वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जब वो मैक्सिन को देखती है तो एकदम से आपे से बाहर हो जाती है। उसे मैक्सिन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतनी ज़्यादा प्रभावित वो मैक्सिन से होती है। वो सोचती है कि किस तरीके से मैक्सिन ने कपड़े पहने हैं, वो सोचती है किस तरीके से मैक्सिन ने मेकअप किया है, किस तरीके से वो बात कर रहा है। ये सारी ही चीज़ें उसे इतनी ज़्यादा प्रभावित लगती हैं कि वो मैक्सिन के प्रति दीवानी हो जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती है और मैक्सिन से कहती है कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। मैक्सिन जब ये बातें सुनता है तो कहता है चलो ठीक है, हम लोग साथ में रहते हैं, इसी बहाने तुम म्यूज़िक भी सीख लोगी और इसी बहाने मुझे एक फ़ीमेल पार्टनर भी मिल जाएगी। अब ये दोनों जो थे वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बारे में माँ नादिया को अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इसे कितना ही ज़्यादा छुपाया जाए, कितना ही ज़्यादा लोगों से छुपाने की कोशिश की जाए, आखिरकार बाहर आती हैं। और जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो आखिरकार इस बारे में जो करीना की माँ नादिया होती है उसे इस बारे में सारी ही बातें, सारी ही सच्चाई पता चल जाती है। क्योंकि माँ नादिया ने जब इस मैक्सिन का फ़ोटो देखा तो वो एकदम से घबरा गई कि ये कैसा लड़का है, अपने आप को नरपिशाच दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को वैम्पायर दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को चमगादड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब वो इस तरीके से मैक्सिन को देखती है तुरंत अपनी बेटी करीना को बुलाती है और कहती है ये लड़का कौन है। करीना उसे साफ साफ बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा दोस्त है। लेकिन जो करीना की माँ नादिया होती है वो कहती है कि आज के बाद तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, क्योंकि अगर तुम किसी लड़के से दोस्ती करती हो, किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती हो, तो कम से कम वो लड़का इंसान होना चाहिए। ये कैसा नरपिशाच तुमने ढूंढ लिया है। अगर तुम किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाओ, किसी को अपना दोस्त बनाओ, तो कम से कम वो हमारी तरह होना चाहिए, हमारी तरह दिखना चाहिए, सोसाइटी में बैठने वाला होना चाहिए। इसलिए जो नादिया थी करीना से सख्त अल्फाजों में कह दी कि आज के बाद तुम इस लड़के से कभी नहीं मिलोगे। अब जो करीना थी, जो कि बचपन से अपनी माँ को देख रही थी अपने प्रति कि उसकी माँ ने किस तरीके से उसकी परवरिश की है, किस तरीके से उसे पाला है, परेशानियों में पाला है, इसलिए अपनी माँ का ये गुस्सा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है और कहती है कि माँ ठीक है, मैं आज के बाद इस लड़के से कभी नहीं मिलूँगी। उसके बाद चोरी छुपे ये इस लड़के से मिलती है, क्योंकि इसके मन में तो प्यार भरा पड़ा था। और उसके बाद में मिलने के बाद में कहती है कि देखो तुम आज के बाद मुझे कॉल और मैसेज कभी मत करना। लड़का घबरा जाता है, कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद में ये बताती है कि मेरी माँ को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और वो अगर देखेगी कि तुम मुझे कॉल और मैसेज करते हो तो वो बेवजह गुस्सा होगी और मैं अपनी माँ का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब कभी भी मैं फ्री होंगी और जब कभी भी मेरे पास टाइम होगा, जब कभी भी मैं अकेले में होंगी तो तुम्हें मैं कॉल करा करूँगी और कभी अगर माँ घर पे नहीं होगी तो मैं तुमसे मिलने भी आऊँगी। लिहाजा ये जो लड़की थी जिसका नाम करीना अपनी माँ के पीछे चोरी छुपे अब इस मैक्सिन से मिलने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जो मैक्सिन और नादिया थे, जो मैक्सिन और करीना थे, ये एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन नादिया को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। सारी ही चीज़ें एज़ यूजुअल जो चल रही थी उसी तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके बाद में एक तारीख आती है 19 जनवरी साल 2009 और इस 19 जनवरी साल 2009 को जो करीना थी अपने कॉलेज से आती है, आने के बाद में खाना वगैरह खाती है, उसके बाद में अपनी माँ से कहती है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए जाएगी लेकिन जल्दी लौट आएगी। अब जो माँ नादिया थी वो कहती है कि बेटा अपनी सहेली के यहाँ जा रही हो, कुछ देर पढ़ोगी, हो सकता है कि तुम्हें आने में देर हो जाए, तो इससे बेहतर यह है कि तुम अपनी सहेली के यहाँ रुक जाना और सुबह को 7 बजे के आसपास तुम घर लौट आना। जब बेटी करीना ये बात सुनती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है ठीक है माँ। उसके बाद ये वहाँ से चली जाती है। जो नादिया होती है ये भी खाना वगैरह खाती है और खाना खाने के बाद में अब ये सो जाती है। अब उसके बाद में सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जो नादिया थी सोकर उठती है तो देखती क्या है कि जो बेटी है ये अभी तक लौट कर नहीं आई है। उसके बाद में इस नादिया को जो इसकी बेटी करीना ने जिस फ्रेंड का नाम बताया था, जिस फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, उसे कॉल लगाती है। कॉल करने के बाद में कहती है कहाँ है करीना, कितनी पढ़ाई हो रही है, अभी तक लौट कर नहीं आई है। लेकिन जो सामने से फ्रेंड जब नादिया के मुँह से ये बातें सुनती है कि करीना अभी तक लौट कर नहीं आई है, तो वो नादिया से कहती है कि आंटी करीना आई तो थी लेकिन बस 1 घंटे के आसपास उसके कमरे पर रुकी थी, उसके बाद चली गई थी। अब जब नादिया ये बात सुनती है बेहद परेशान होती है। लेकिन उसके बाद में जो नादिया की बेटी थी करीना, उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है आंटी आप एक काम करिए, कुछ और भी फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ कॉल कर लीजिए, हो सकता है कि वहाँ चली गई हो। उन सारे ही लोगों के नंबर लेती है नादिया, उसके बाद में उन सारे ही लोगों को कॉल लगाती है, लेकिन वो सारे ही लोग ये जवाब देते हैं कि जो करीना है वो यहाँ नहीं आई है। अब जो नादिया थी बेहद परेशान होती है, इधर उधर भागती है, इधर उधर ढूंढती है, हर उस जगह फ़ोन कर लेती है जहाँ उसकी बेटी जा सकती थी, किसी रिलेटिव में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी फ्रेंड्स के यहाँ।
सारी ही जगहों पर फ़ोन कर लेती है, लेकिन सारी ही जगहों से ये पता चलता है कि करीना यहाँ नहीं आई है। उसके बाद में जो नादिया होती है ये दौड़ी दौड़ी भागी भागी पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में अपनी बेटी करीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, इस तरीके से ये बताती है कि इस तरीके से उसकी एक बेटी है, इस तरीके से पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ पर 1 घंटा रुकी, उसके बाद ना जाने कहाँ चली गई। हर जगह ढूंढ लिया मैंने, हर रिश्तेदारों में फ़ोन कर लिया है, हर मिलने वालों को, हर दोस्तों को फ़ोन कर लिया, लेकिन कहीं पर भी करीना का कुछ पता नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। नादिया को भरोसा दिलाते हैं कि तुम जाइए, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो सर्च अभियान चलाते हैं। इधर जो माँ थी ये बेहद परेशान थी। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन करीना का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। जब करीना का कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है तो माँ बेहद परेशान होती है। उसके बाद में ये अपने ही घर में जो उसका कमरा होता है उस कमरे में पहुंचती है, सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए कुछ लेटर वगैरह छोड़ कर गई हो। कमरे की बहुत बारीकी से तलाशी करती है, लेकिन कोई भी लेटर उसको नहीं मिलता है। लेकिन अंततः उसे एक डायरी मिलती है। फिर ये सोचती है कि चलो ठीक है, बेटी अभी तक नहीं आई है घर पे, तो क्यों ना इसकी डायरी पढ़ ली जाए। क्योंकि बेटी से मोहब्बत है तो उसकी डायरी में उसने क्या क्या लिखा है पढ़कर एक बार रो लूँगी, सोच लूँगी कि बेटी मेरे पास है। अब जो माँ नादिया थी उस डायरी को खोलती है। शुरुआत में 2-4 कविताएँ लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद में उसकी नज़र एक कविता पे पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट कविता थी, और ये कविता किसी मैक्स नाम के लड़के के बारे में थी। अब जैसे ही ये माँ नादिया उस कविता को देखती है एकदम से हिल जाती है, क्योंकि ये कविता किसी मैक्स नाम के लड़के के नाम पर थी। और थोड़े ही दिन पहले इस माँ नादिया को ये पता चला था कि उसकी जो बेटी है करीना, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मैक्सिन है। तो इसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है कि ये जो कविता है ये उसी मैक्सिन के बारे में लिखी गई है जिसका नाम इसने यहाँ पर मैक्स लिखा है। लिहाजा अब जो माँ थी दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिर से पुलिस थाने पहुँचती है, और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में वहाँ पर फिर से पुलिस वालों से कहती है कि इस तरीके से मेरी बेटी ने इस मैक्स नाम के लड़के के बारे में कविता लिखी थी, हो ना हो इस लड़के ने ही मेरी बेटी को कहीं गायब किया है। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं वो सोचते हैं कि एक लड़का है और उसके लिए अगर किसी लड़की ने कोई कविता लिखी है तो सिर्फ कविता के आधार पर उस लड़के से पूछताछ करना ये भी सही नहीं। और वो जो लड़का है एक स्टार है, एक म्यूजिशियन है, बड़ा म्यूजिशियन है, तो ऐसे में उससे पूछताछ करना एक तरीके से उसकी तौहीन भी होगी, एक तरीके से उसे बुरा भी लग सकता है। किसी की इंसल्ट करना भी ठीक नहीं है बिना सबूत के। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं इस माँ नादिया को वहाँ से टरका देते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। 1 दिन गुजर चुका था, 2 दिन गुजर चुके थे, तकरीबन अब जो करीना थी इसको मिस हुए लगभग 10 दिन का समय गुजर चुका था। और इस 10 दिनों के भीतर करीना की कहीं से भी कोई अपडेट नहीं थी। लेकिन इस 10 दिन के बाद में अचानक से पुलिस थाने में एक फ़ोन आता है, और सामने से जो व्यक्ति होता है वो बोलता है, कहता है कि सर यहाँ पर एक डेड बॉडी है जो बहुत ही बुरी तरीके से सड़ चुकी है। आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप आकर इस डेड बॉडी को यहाँ से हटवा दीजिए, क्योंकि हमारा निकलना बैठना यहाँ से दूभर हो गया है। बदबू इतनी ज़्यादा है कि सांस भी नहीं ली जा रही है। अब पुलिस वालों को जब इस तरीके की खबर मिलती है, इस तरीके का फ़ोन आता है, पुलिस वाले तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर डेड बॉडी बताई गई थी। और जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। पुलिस वाले अपनी नाक पर रुमाल रख कर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उसकी शिनाख्त करते हैं तो पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है ये एक लड़की की डेड बॉडी है। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि लगभग 10 दिन पहले एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की वही हो। उसके बाद में इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर जो डेड बॉडी के पास से कुछ कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी, वो उस जो महिला थी जिसका नाम नादिया था, जिसकी बेटी गुम हुई थी, उसको बुलाया जाता है, उसको दिखाया जाता है। तो नादिया जैसे ही वो चीज़ें देखती है उसकी तो एकदम से चीख निकल जाती है, और वो कहती है कि ये सारी ही चीज़ें उसकी बेटी करीना की है। यानी साफ हो चुका था कि जिस लड़की की मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है और जिसका शव यहाँ पर फेंका गया है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि 10 दिन पहले गुम हुई करीना है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस मामले में थोड़ा सा सतर्क होते हैं कि इस तरीके से एक लड़की का मर्डर हो गया। लिहाजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में पुलिस वालों के हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ था कि इस लड़की के बॉडी पार्ट से कुछ ऐसी चीज़ें गायब हैं, कुछ ऐसी जगहों का मांस गायब है, कुछ ऐसे पार्ट्स गायब हैं जिसका वैसे तो कोई यूज़ नहीं है, ना तो किसी को दिया जा सकता है, ना कहीं बेचा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से इन बॉडी पार्ट्स को क्यों गायब किया गया है, ये पुलिस वालों के लिए एक बड़ा सवाल था। दरअसल उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इस लड़की के
चेस्ट पे से मांस गायब है, यानी चेस्ट इसके जो होते हैं वहाँ से वो एकदम से काट लिए गए हैं। और एक तरीके से इसके लिप्स का मांस निकाल लिया गया है, इसके गालों की स्किन निकाल ली गई है और इसके जांघों के पास से मांस निकाल लिया गया है, इसके फिंगर काट लिए गए हैं। इस तरीके से जब ये चीज़ें देखते हैं तो पुलिस वाले बड़ा घबराते हैं कि इस तरीके से आखिर किसी ने इस डेड बॉडी के साथ में इस तरीके से क्यों किया है। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले में अलर्ट हो चुके थे, मामले को हाई प्रोफाइल करते हैं। धीरे धीरे मीडिया को भी खबर लग जाती है, मीडिया बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और धीरे धीरे ये जो पूरा मामला था ये पूरे रूस के अंदर फैल जाता है। मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका था, अब पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं ये उसकी गले की फांस बन चुका था। लेकिन इसी बीच में धीरे धीरे पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, वक्त गुजर रहा था और तकरीबन 10 दिन का और समय गुजर जाता है। और इस 10 दिन के बाद में पुलिस के पास एक और फ़ोन होता है जो कि एक लड़की का होता है। दरअसल जो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है उस लड़की का नाम होता है एकत्रीना। एकत्रीना पुलिस को बताती है कि सर मेरा नाम एकत्रीना है और मैं करीना की फ्रेंड हूँ और उस रात क्या क्या हुआ था मुझे सब कुछ पता है। जो एकत्रीना थी पुलिस को अपने बयान लिखवाती है। उसके बाद में जो पुलिस थी तुरंत जाती है और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इसमें पहला वही व्यक्ति होता है जिसका नाम मैक्स था, जिसे मैक्सिन के नाम से भी हमने शुरू में बताया था, और दूसरा व्यक्ति होता है यूरू जो कि मैक्सिन का दोस्त था। यानी यूरी और मैक्सिन दोनों आपस में दोस्त थे। इन दोनों को उठाया जाता है, पुलिस थाने लेके आया जाता है और उसके बाद में इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर करीना कहाँ है। और इस तरीके से डेड बॉडी मिली है, उसकी माँ कह रही है ये करीना के कपड़े हैं, यानी मरने वाली लड़की करीना ही है और शक तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो मैक्सिन और यूरी होते हैं ये पुलिस के सामने किसी भी तरीके का जवाब देने की पोजीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और ये तरह तरीके के जवाब देते हैं। लेकिन मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल था कि पुलिस को लगता है कि अगर इन दोनों से सख्ती से पूछताछ ना की गई और ये दोनों अगर पुलिस के हाथ से निकल गए तो हो सकता है कि पुलिस इस केस को कभी खोल ना पाए और आगे चलकर पुलिस की बदनामी हो जाए। लिहाजा पुलिस इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है और जब पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दोनों कहते हैं कि दरअसल करीना मर चुकी है और उसका कत्ल हमने कर दिया है। कभी मैक्सिन कहता है कि यूरी ने कत्ल किया है, कभी यूरी कहता है मैक्सिन ने कत्ल किया है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि कत्ल इन्हीं ने किया है, लेकिन सच अब सामने आएगा तो उसके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। लिहाजा इन दोनों को अलग अलग बिठाया जाता है और अलग अलग बिठाने के बाद में इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो कहानी का खुलासा होता है। दरअसल जो तारीख थी 19 जनवरी साल 2009 की, जिस दिन करीना अपने घर से ग्रुप स्टडी का बहाना कर कर गई थी। दरअसल वो अपने फ्रेंड के घर तो बस 1 घंटे के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद में ये अपने बॉयफ्रेंड मैक्सिन के पास में चली जाती है और मैक्सिन, यूरी और उसकी जो फ्रेंड होती है एकत्रीना, यानी 2 लड़की, एक लड़की का नाम करीना, एक लड़की का नाम एकत्रीना और 2 लड़के, एक लड़की का नाम यूरी और एक का नाम मैक्सिन, ये चारों मिलकर एक पार्टी करते हैं। अब पार्टी जब होती है तो उसमें शराब होती है, शबाब होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती है क्योंकि यूरोपीय कल्चर। पहले शराब पी जाती है, उसके बाद में शबाब होता है, उसके बाद में जो करीना होती है और जो मैक्सिन होता है ये दोनों बेडरूम के अंदर चले जाते हैं और जो यूरी होता है ये वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद में करीना और मैक्सिन के रूम से तरह तरीके की आवाज़ें आने लगती हैं। जब इस तरीके की आवाज़ें आती हैं तो जो एकत्रीना होती है वो उस रूम की तरफ जाती है कि देखती हूँ किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन उस समय जो यूरी होता है ये एकत्रीना को रोक लेता है और कहता है कि दोनों प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तो तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो। उसके बाद में एकत्रीना सोचती है कि चलो ठीक है। उसके बाद में ये कहती है कि ठीक है मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, जॉब करती थी और मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद में एकत्रीना जो होती है ये सोने चली जाती है। जो यूरी था ये वहीं सोफे पर बैठ कर शराब पीने लगता है। सुबह का वक्त होता है, एकत्रीना उठती है तो देखती क्या है कि जो यूरी है और जो मैक्सिन है ये सोफे पर बैठ कर शराब पी रहे हैं, लेकिन करीना वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद में जो एकत्रीना थी यूरी और मैक्सिन से पूछती है कि एकत्रीना कहाँ है, करीना कहाँ है। तो मैक्सिन और यूरी एकत्रीना से कहते हैं कि करीना अपने घर चली गई है क्योंकि उसके घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे और इसलिए वो घर चली गई तुम्हें बिना बताए। एकत्रीना सोचती है कि चलो पढ़ने लिखने वाली लड़की है और उसे सुबह सुबह लगा होगा कि घर चली जाती हूँ, हो सकता है उसकी मम्मी का फ़ोन भी आती हो। ये ड्यूटी चली जाती है और ड्यूटी जाने के बाद में जब ये शाम को लौट के आती है तो उस समय भी मैक्सिन और यूरी शराब भी पी रहे होते हैं, खाने का टेबल लगा होता है, तरह तरीके का मांस बना होता है। उसके बाद में जो एकत्रीना होती है कहती है मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये भी वहाँ पर बैठ जाती है और जो मांस वगैरह बना था वो ये लोग खाते हैं तीनों मिलकर। मांस को खाने के बाद में एकत्रीना कहती है कि आज का जो खाना था ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था,
तो उतने में ही जो मैक्सिन होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है ये मांस किसका था? तो एकैटरीना कहती है कि मुझे नहीं पता किसका मांस है। तो उसके बाद में मैक्सिन कहता है ये जो मांस था ये करीना का मांस था। अब जैसे ही एकैटरीना ये बात सुनती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद में उन दोनों के सामने तो कुछ नहीं कहती। उसको लगता है कि अगर इसने इन दोनों के सामने कुछ कहा तो हो सकता है कि उसकी जान को भी खतरा हो जाए। उसके बाद अकेले में जाकर पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को सारी बातें बताती है। अब उसके बाद में पुलिस जब इन दोनों को अरेस्ट करके लाई थी, इन दोनों ने ये तो बता दिया कि इस तरीके से उसका हमने कत्ल कर दिया, उसके मांस को बनाकर खा लिया। लेकिन उसके बाद में पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने इस तरीके का प्लान क्यों बनाया था? तो जो मैक्सिन और यूरी होते हैं ये बताते हैं दरअसल जब उस रात पार्टी हुई थी, शराब थी, शबाब था, सारी चीज़ें थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। अब हम लोग मांस लेने ले जाते तो बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया क्यों ना करीना को ही हम लोग मार के खा जाएं। उसके बाद में जो मैक्सिन था करीना को अपने रूम में लेके जाता है, पहले उसके साथ में सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद में कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है। अब आप लोग हॉलीवुड वगैरह की मूवीज़ देखते होंगे तो इसमें रोमांटिक चीज़ें होने के लिए शॉवर वगैरह साथ में लेते हैं लड़का और लड़की, और विदाउट क्लोथ ये भी लोग करीना और मैक्सिन शावर ले रहे होते हैं। तो उसी समय मैक्सिन जो होता है करीना को पीछे से पकड़ लेता है। जब ये करीना को पीछे से पकड़ता है तो करीना सोचती है कि शायद कुछ रोमांस वगैरह करेगा, लेकिन मैक्सिन जो होता है करीना को बाथ टब में धक्का दे देता है और उसके बाद में तुरंत यूरी को बुला लेता है। यूरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब ये दोनों बाथ टब में डुबोकर उसको मार देते हैं। उसके बाद में उसके शरीर से अच्छा मांस निकालते हैं जो इनको लगता है कि खाने में अच्छा होगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा। जिस्म के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके से जो नीड रहती है इनको 1 किलो 2 किलो मांस निकालते हैं और उसके बाद में डेड बॉडी को फेंक आते हैं क्योंकि वो इनकी ज़रूरत की थी नहीं। और उसके बाद उस मांस को बेहतरीन तरीके से भून कर बनाते हैं। उसके बाद जो मैक्सिन था ये अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ भूख लगने की वजह से खा जाता है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है इन दोनों के मुंह से बड़ा ज़्यादा घबराती है कि इस तरीके से एक लड़का है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए खा लिया क्योंकि उसको भूख लगी थी। बहरहाल उसके बाद में जो मामला था कोर्ट में पहुंचता है, ट्रायल चलता है क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। एक लड़की को सिर्फ भूख लगने की वजह से ये 2 नरपिशाच खा गए थे। उसके बाद में जो यूरी था इसको 18 साल की सज़ा होती है, मैक्सिन को 19 साल की सज़ा होती है। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी और आप लोगों ने देखा इस कहानी के अंदर सिर्फ भूख लगने की वजह से एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी प्रेमिका को खा गया। यानी बात साफ है कि किसी से प्रेम संबंधों में आना इस तरीके से भी गलत है क्योंकि आजकल लोग प्रेम संबंधों को तरजीह नहीं देते। इसलिए बेहतर यही है कि अगर किसी के साथ में फिजिकल होना चाह रहे हैं तो बेहतर शादी करें और शादी करने के बाद में अपने पति पत्नी के साथ में बेहतरीन तरीके से रहें। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे। वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, शील निधि का है, लिखते हैं स्टोरी अच्छी है और चंपा देवी ने क्यों मारा अशोक कुमार को। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी अली हैं, लिखते हैं मलिक भाई कहानी बहुत अच्छी है, शुक्रिया सर जी। और श्रीमान जी थोड़ा आसान और भाषा का प्रयोग करें, वीडियोस में लोग कतई जो शब्द होते हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं। कुवैत से कहानी सुनते हैं, अंसारी अली जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजू हैं, राजू लिखते हैं मैं बेंगलोर से देख रहा हूँ। राजू दर्जी नया से स्टोरी आज पहली बार चैनल पर आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो राजू दर्जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शेख अब्दुल्ला हैं और ये लिखते हैं आपकी कहानी हमेशा एक जैसी क्यों होती है? भाई एक जैसी नहीं होती हैं, अगर कत्ल के पीछे मोटिव सेम होगा तो हो सकता है कि आपको सेम लग रही हो। उसके बाद में इकरा इमरान है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। खैरियत मलिक जी? तो बहन कल खैरियत नहीं थी। खैर आपका शुक्रिया कि आपने पूछा। उसके बाद में सेन करके खमानी शान खैर खमानी है, लिखते हैं आई लाइक गुड जॉब। तो भाई आपका शुक्रिया। सेंटर जलेबी कनेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है सतबीर का, लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आपका शुक्रिया। इंदिरा शर्मा है, लिखते हैं मेरे पति आपकी स्टोरी सुनते हैं, मैं भी सुनने लगी। इंदिरा शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से। तो शील निधि जी की पत्नी है इंदिरा शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद एमडी जाकिर हुसैन है, लिखते हैं मिस्टर जाकिर हुसैन पटना से, थैंक्स फॉर योर रियल स्टोरी ब्रदर। तो आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं गुड जॉब मिस्टर मलिक, आपका शुक्रिया। नारायण कुमार है, लिखते हैं जब भी क्राइम कम हो रहे हैं उसके पीछे आप जैसे लोगों की महिमा है जो क्राइम कम हो रहे हैं, आपका शुक्रिया। आफ्ताब खान है, लिखते हैं SK डीजे लोनी गाजियाबाद से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उमराव सिंह है, लिखते हैं नमस्ते मलिक जी। तो भैया नमस्ते, कैसे हैं? उसके बाद में रिजवान अंसारी लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नफीस मुजफ्फरनगर से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं सुपर, तो भैया शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नाइस नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद
मज़हर आलम है लिखते हैं आजकल सोच नहीं सकते कि क्राइम वो भी इस तरीके से क्यों हो रहा है। उसके बाद में समीर अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक सर, क्या मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता हूँ? तो भाई आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत एहसान होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स करके नहीं बताया कि हिडन ट्रुथ पर जो डॉक्यूमेंट्री अपलोड की गई थी वो किस किसने देखी है। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।